हे गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो एज यू नो ये सीरीज जो है टारगेटेड है फॉर जीडीपीआई एंड फैट प्रिपरेशन। तो लास्ट सेशन में हमने एक टॉपिक लिया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 2-3 टॉपिक लेके चलेंगे साथ में और उनसे अपना एक नॉलेज बेस क्रिएट करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्जुना बैच जो स्टार्ट होने वाला है 15 जैन से 2024, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पे फॉर कैट एंड ओमैट्स। ठीक है, एंड द जीडीपीआई बैच जिसका ये एक सीरीज लेक्चर सीरीज इसका एक पार्ट है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, यू आर गेटिंग 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलने वाला है, प्लस आपका जो एसओपी है, प्रोफाइल बिल्डिंग है एंड जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए इस बैच को हमने डिज़ाइन किया है। तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ़ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन तो यू कैन गिव अस अ कॉल। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पहला दैट इज इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है और ये क्यों हॉट टॉपिक में है, इसको समझ लेते हैं। देखो, करंटली हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मेकिंग इट 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी इकोनॉमी की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें से एक फैक्टर है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। देखो, डेमोग्राफी जो होती है, ये जो वर्ड है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कि किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। और ये जो वर्ड है डिविडेंड, इसका मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर इन प्रॉफिट आप बोल सकते हो। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें जो पोटेंशियल होता है कि वो कंपनी की जो किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है। ठीक है, तो देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हम प्रॉपर वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो आप यहां से कर सकते हो कि द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में जब शिफ्ट होता है तो उस शिफ्ट में जो पोटेंशियल होता है कंट्री की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करके उसको ग्रो करने का, वो एक कंट्री का क्या कहलाता है, पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। अब देखो, ऐसा कब होता है कि जब आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है, वर्किंग एज पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, जो 15 to 64 के बीच की पॉपुलेशन होती है, वो लार्जर होती है नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से। तो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन में 14 और उससे यंगर्स बच्चे हो गए, ठीक है, और 65 एंड अदर्स ओल्डर जो सीनियर सिटीजन्स हो गए, उनको हटा के जो पॉपुलेशन बचती है 15 ईयर से लेके 64 ईयर के बीच का जो ग्रुप होता है उसको वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। तो देखो, ऑब्वियसली ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यही जो आप लोग हम लोग हैं, हम क्या हैं, वर्किंग एज में ही तो हैं। तो हम लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, एंड वी आर हेल्पिंग इन द टू बूस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने में हमारा भी एक रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन एनर्जी है, इसको हम बहुत अच्छे से चैनलाइज करें। ठीक है, अगर हम इस अपनी जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें जो मिल सकता है उसको अगर हम बहुत अच्छे से चैनलाइज करें तो बहुत जल्दी हमारी इकोनॉमी जो है वो टॉप 3 इकोनॉमीज में दिखेगी। ठीक है, करंटली अगर बात करें कि जो इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाएगा कब, 2030 तक। 68.9%, मतलब आउट ऑफ दी 100 पीपल, एवरी 100 पीपल 70 लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट ले रहे होंगे। तो दैट मीन्स दे आर हेल्पिंग टू बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, प्लस जो हमारे पास है
वन ऑफ द लार्जेस्ट पूल है ग्रेजुएट्स का, ठीक है। ऐसे ग्रेजुएट्स जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में एक्सेल कर रहे हैं, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट, है ना। देखो मान लो कि अगर हमारे पास अच्छे ग्रेजुएट्स नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, तो फिर उस पॉपुलेशन से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। फायदा तो तभी होगा कि जब हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। देन देखो 2030 तक जो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो है, एक वर्ड यहाँ पे आया है डिपेंडेंसी रेशियो। देखो डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है कि कितनी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंट है वर्किंग पॉपुलेशन पे। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन प्लस सीनियर सिटीजन्स डिवाइडेड बाय जो वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, डिपेंडेंसी रेशियो देता है किसी कंट्री का, है ना। और ये जो डिपेंडेंसी रेशियो है ये लोएस्ट होगा कब, बाय 2030 तक। इंडिया के लिए ये जो है लोएस्ट पॉइंट पर होगा बाय 2030, जो कि कितना होगा, 31.2% होगा। उसके बाद से ये बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो बहुत जरूरी हो जाता है कि क्योंकि ये जो डिविडेंड है हमारे पास एक लिमिटेड टाइम तक है ना, क्योंकि जो लोग अभी वर्किंग एज में हैं वो लोग फिर सीनियर सिटीजन में शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है कि हम इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करें। तो उसके लिए देखो हमें जो पॉलिसीज हैं इस तरीके से फ्रेम करनी होगी कि सो दैट जो ह्यूमन पार्टिसिपेशन है, जो हमारा वर्किंग एज का पार्टिसिपेशन है, वेस्ट ना जाए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट रोल इज ऑफ टू बी द वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि जो हमारा यूथ है, जो ग्रेजुएट हो रहा है, स्कूल से निकल रहा है, कॉलेज से निकल रहा है, उसको हम स्किल्ड बनाएं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे कि जैसे साउथ कोरिया एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने पॉपुलेशन डिविडेंड से अपनी इकोनॉमी को बहुत आगे बूस्ट किया है। तो इसके लिए जो वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पॉलिसीज इस तरीके से फ्रेम की है ना, कि जो साउथ कोरिया फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था वो 50% किस वजह से बिल्ड किया, क्योंकि जो पॉलिसीज है इस हिसाब से बनाई गई कि चाइल्ड केयर बेनिफिट्स को बढ़ाया गया, ठीक है, बूस्टिंग टैक्स इंसेंटिव ऑन द पार्ट टाइम वर्क। इस तरीके की पॉलिसीज हमें लानी पड़ेंगी सो दैट वुमेन पार्टिसिपेशन भी इंप्रूव हो, वो जो है पॉपुलेशन डिविडेंड में बहुत हेल्प करे, ठीक है। देन क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी करंटली हमारे पास, अगर हम इस पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन तो है वर्किंग एज में, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। देखो अगर हम प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, अपनी पॉपुलेशन को हम प्रॉपरली अगर एजुकेशन इंफ्रा नहीं देंगे, तो होगा क्या कि वो जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अगर उनको काम ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें जो है बढ़ेंगी। तो हमारे पास पॉपुलेशन के साथ साथ पॉलिसीज भी हमें फ्रेम करनी पड़ेंगी सो दैट कि हम उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाए, ठीक है। इसमें कुछ चैलेंजेस यहाँ पर हैं कि प्रॉपर पॉलिसीज से क्या होगा कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट को ना बढ़ाए, ठीक है। हेल्थ स्पेंडिंग हैज नॉट केप्ट पेस विद द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तीसरा चैलेंज क्या है कि जेंडर इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अ कंसर्न, ठीक है। जो हमने फीमेल एजुकेशन वाली बात की थी कि इंडिया में बॉयज आर मोर लाइकली टू बी एनरोल्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्कूल देन गर्ल्स। तो इस फैक्टर, जो ये फ्यू चैलेंजेस हैं, तो इनको, इन चैलेंजेस को जो है हमें ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो गाइस, अब दूसरा टॉपिक लेते हैं जो वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स हो सकता है, दैट इज एनपीसीआई। अब देखो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि जो आपका इंटरनेट है और एआई है या बिग डेटा है, इस सबको क्या बोला जा रहा है, दैट ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। और अब इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इंडिया के लिए जो काम कर रहा है दैट इज एनपीसीआई, ठीक है। अब एनपीसीआई देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है, बहुत लोगों को शायद आइडिया भी नहीं होगा, बट ऑन अ डेली बेसिस आप लोग एनपीसीआई को
एनपीसीआई का रोल आपके लाइफ में है किसी ना किसी स्टेज पे। देखो, एनपीसीआई इज अ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सेटअप किया गया था 2008 में बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। इन सब ने मिलके एनपीसीआई का फाउंडेशन रखा था। तो एनपीसीआई क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये किसी प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते हैं, दे वर्क ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, एंड कंट्री। तो इसको एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था कि जो हमारे कंट्री में जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स हैं उनके सेटलमेंट के लिए इसको सेटअप किया गया था। और उसके बाद से लेके करंट डेट में एनपीसीआई का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स अगर एनपीसीआई के आप देखो तो पहले थोड़ा सा एनपीसीआई करता क्या है बेसिकली कि कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स इसके यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। देखो, नेशनल फाइनेंशियल स्विच इसका काम क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों को पता होगा कि पहले अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते थे तो चार्ज लगता था, है ना। बट करंटली अब आप किसी भी बैंक के एटीएम से जाके आप अमाउंट निकाल सकते हो। लेटेस्ट से आपके पास किसी ए बैंक का एटीएम है तो आप किसी भी XYZ बैंक के एटीएम से अमाउंट निकाल सकते हो। तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया गया? ये चीज सॉल्व करी एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का एक विंग है दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो इन ट्रांजैक्शंस को हेल्प करता है सक्सीड होने में, ठीक है। फिर आईएमपीएस जो होता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हो गया। आईएमपीएस से पहले आप लोगों को याद होगा कि हम लोग दूसरे मोड्स यूज करते थे, एनईएफटी, ठीक है, आरटीजीएस। तो ये थोड़ा सा क्या थे, टाइम टेकिंग प्रोसेस होते थे, है ना। कुछ इनके साथ अपनी लिमिटेशंस हुआ करती थी। हालांकि अभी भी हम इनको यूज करते हैं, बट जो जनरली डे टू डे लाइफ में हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं दैट इज आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये भी इसको कौन सेटल करता है? एनपीसीआई, ठीक है। फिर रुपे कार्ड्स देखे होंगे आपने, जो जैसे अर्लियर हमारे पास जो भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे वो या तो वीजा या मास्टर कार्ड हुआ करते थे ना, ठीक है। अब ये वीजा एंड मास्टर जो थे, ये वीजा एंड मास्टर दे आर बेसिकली गेटवे, है ना। ये बेसिकली जो थे गेटवे हुआ करते थे, एंड वी हैव टू, या फिर बैंक को इनको क्या करना पड़ता था, एक चार्ज देना पड़ता था, एंड दे आर फॉरेन कंपनीज, यूएसए बेस्ड, ठीक है। तो जन कहीं ना कहीं पे हमें अपना एक गेटवे सिस्टम क्रिएट करना था, तो उसके लिए विद द हेल्प ऑफ एनपीसीआई ने क्या किया, रुपे कार्ड्स को रुपे पेमेंट गेटवे बनाया। तो करंटली बहुत सारे लोग अभी यूज भी कर रहे होंगे रुपे कार्ड्स। तो दे आर सिमिलर टू वीजा एंड मास्टर, बस फर्क क्या है, दे आर ओन होममेड, ठीक है। फिर दिस इज नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, ठीक है। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस ये क्या होते हैं कि जो भी बैंक्स की आपस में सेटलमेंट होती है ना, कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, वो पैसा जो दो बैंक्स में सेटल्ड होना है उसका फिजिकल मूवमेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, ठीक है। फिर ये है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसको इंट्रोड्यूस किया था कि जो आपका ये डिजिटल इकोनॉमी है इसको रिमोट एरियाज में पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है, जो हमारे रिमोट एरियाज में है वहां पर इसको पहुंचाने के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को बनाया गया। प्लस गवर्नमेंट भी इनका यूज करती है, जो भी सब्सिडीज होती है उसको डायरेक्टली अगर बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है तो फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, है ना। पहले क्या होता था कि जब आप चेक क्लियर करने जाते हैं तो फिजिकल मूवमेंट होता था चेक का, वो यहां पे बंद हो गया विद द दिस सिस्टम। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आज के टाइम पे इन सब को एनपीसीआई हैंडल करता है, ठीक है। रुपे, इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक नेक्स्ट स्लाइड्स में। रुपे हो गया, ठीक है, भीम हो गया, यूपीआई जो आप लोग हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, आपका आईएमपीएस ये हो गया, ठीक है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो आपके फास्ट टैग्स एंड ऑल हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये एनपीसीआई के हैं।
तो आप देख सकते हो कि एनपी बिकॉज ऑफ एनपीसीआई की वजह से ही ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं। तो जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी है वो इतना बूस्ट हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ एनपीसीआई। तो थोड़ा सा जान लेते हैं फ्यू पॉइंट जिनको आप, अगर आपसे इनके बारे में कहीं लिखने को आता है वैट में, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखो आईएमपीएस क्या है, ये इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है जहां पर फंड्स को आप ट्रांसफर करते हो रियल टाइम में। ऐसा नहीं है कि एनईएफटी और आरटीजीएस जो थोड़ा सा जिनमें टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। प्लस एनईएफटी आरटीजीएस में आपको बैंक का आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, है ना, अकाउंट नंबर होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपके पास विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नंबर यू कैन ट्रांसफर द मनी इमीडिएटली, ठीक है। अगेन फिर यूपीआई इज द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई को डिजाइन किया गया था, ठीक है, सो दैट कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप पैसा इजीली ट्रांसफर कर पाओ। और प्लस जो यूपीआई है उसका यूज आज के टाइम पे बहुत ब्रॉड स्केल पे हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, कि रिसेंटली जो यूनाइटेड किंगडम है इट इज द 8th इकोनॉमी जो यूपीआई का यूज, यूपीआई बेस्ड सर्विस को यूज कर रहे हैं। इससे पहले यूएई, जापान, यूएस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और फ्रांस ऑलरेडी दे आर एक्सेप्टिंग यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। देन भारत बिल पे, ये भारत बिल पे, दीज आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई। तो भारत बिल पे इज अ गेटवे जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया, जो आपके बिल्स होते हैं, है ना, यूटिलिटी बिल्स हो गए आपके, लाइक डीटीएच, रिचार्ज, स्कूल फीस, इन सब के लिए जो है भारत बिल पे का यूज किया गया है। तो उसको कहीं से भी आप यूज कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई, एटीएम, कियोस्क, मोबाइल वॉलेट्स, कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो इन सब के लिए, है ना। फिर एक भारत क्यूआर कोड, ये भारत क्यूआर कोड हमें पता है कि आजकल हम जनरली जब भी पेमेंट करते हैं तो स्कैन करते हैं क्यूआर कोड्स। तो ये भारत क्यूआर कोड जो है इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर इजी पेमेंट्स के लिए, कि जस्ट आप स्कैन करो एंड पेमेंट विल बी डन इंस्टेंटली, ठीक है। देन भीम इज ऑल्सो देयर। ये क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ये सिमिलर टू यूपीआई है, जैसा यूपीआई है उसी के सिमिलर है ये, ठीक है। फिर ये है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है इनको बेसिकली बनाया गया था कि जो आधार ऑथेंटिकेशन की हेल्प से जो है पैसा ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इसमें बस क्या करना होता है, यूजर को सिर्फ अपना बेसिक डिटेल जैसे कि बैंक अकाउंट, आधार नंबर और विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक के थ्रू जो है पेमेंट हो जाता है। फिर दीज आर द एपीबीएस आर, ठीक है। ये जो अनदर ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट यूज करता है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज यूज इसको करते हैं टू सिटीजन्स तक बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए, ठीक है। एनएसीएच एक और प्रोडक्ट है एनपीसीआई का, जो क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जो बैंक की सेटलमेंट्स होती हैं, इंटरनल सेटलमेंट्स होती हैं आपस में 2-3 बैंक का, ह्यूज अमाउंट की जो सेटलमेंट्स होती हैं, इंटर बैंक हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको थ्रू एनएसीएच हैंडल करता है, ठीक है। देन यू हैव एनईटीसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो आप फास्ट टैग यूज करते हैं ना, फास्ट टैग जो है वो इसके अंडर आता है। तो जो भी हमारे टोल कलेक्शंस हैं उनका सेटलमेंट्स जो है वो, जो भी कंपनी टोल को मैनेज कर रही है उन तक पहुंच पैसा जाएगा, तो वो किसके थ्रू जाता है, थ्रू एनईटीएस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला *99#। देखो अभी तक आपने देखा कि ये सारे जो सिस्टम्स है दे आर इंटरनेट बेस्ड, इनके लिए आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट होना चाहिए। तो अब जैसे जो हमारे रूरल एरियाज है जहां पर लोगों को नहीं आता है स्मार्टफोन चलाना, दे आर स्टिल यूजिंग द कीपैड फोन, तो वहां तक भी एनपीसीआई ने इन सर्विसेज को पहुंचाया है, ठीक है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस यूएसएसडी कोड्स, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यूएसएसडी कोड्स होते हैं हमारे फोन पे, *123# करके जब हम बैलेंस वगैरह चेक करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दोज कोड्स भी हम यूपीआई और एनपीसीआई की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो करना सिर्फ ये होता है कि आपको अपने फोन से *99#
जो है, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है बेसिकली, तो जस्ट डायल *99#, फिर एक मेन्यू आपके पास आएगा, उसको फॉलो करते हुए आप विदाउट इंटरनेट यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो इसको बनाया गया था कि जो रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री है, जहां अभी तक इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं है, वहां भी जो है इसको डिजिटल सर्विसेज को पहुंचाने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है एनपीसीआई का। फिर लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जीडीपी और जीएनपी, है ना। जैसे अभी करंटली बात चल रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है, ऑन द जीडीपी के बेसिस पे ही तो हम बोल रहे हैं ना कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जीडीपी क्या होता है, बेसिकली इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि इट इज द मेजर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स। ठीक है, कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विसेज हमने प्रोड्यूस्ड किया है, उसकी जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है, दैट इज जीडीपी। ठीक है, फिर जीएनपी क्या होता है कि जीएनपी होता है वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशंस, है ना। जो हमारी कंट्री की फॉरेन में कहीं पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनसे जो हमें इनकम होती है, उसको जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तब वो जीएनपी बन जाता है। तो एक माइनर सा डिफरेंस दोनों में है। तो जीडीपी जो विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, और जीएनपी में क्या है कि जो बाहर से हमारे इनकम सोर्सेज हैं, उसको भी हम जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस अगर हम देखते हैं, तो जीडीपी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। ठीक है, फिर जीडीपी की अगर हम बात करें, तो जो जीडीपी है हमारा, जीएनपी बेसिकली, जीएनपी इज द जीडीपी में जब आप टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की, जो बाहर से हमारी इन्वेस्टमेंट है, उनको, उनसे जो भी हमें गेन होता है, उसको जब हम इंक्लूड कर लेते हैं, तब हम उसको जीएनपी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, अगर इनके हिसाब से पूछता है तो ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी, और दिस इज फॉर जीएनपी। ठीक है, अभी कौन सी कंट्री है विच हैज अ हाईएस्ट पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी? लग्जमबर्ग है। ठीक है, लीस्ट पर कैपिटा लिबेरिया, और इंडिया का जो पर कैपिटा है दैट इज $2400। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, एंड ये ऑन द बेसिस ऑफ जीएनपी। तो जनरली हम मोस्ट कॉमनली जीडीपी के बेसिस पे ही इकोनॉमी को मेजर करते हैं कि इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है, कितना नहीं। ठीक है, तो हमने 2-3 टॉपिक को यहाँ पे देखा, अपना नॉलेज बेस थोड़ा बहुत क्रिएट किया। ठीक है, तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप होता है तो वी हैव अ फेयर आइडिया कि हाँ ये चीजें क्या है, हम उनके बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही गाइस। तो कमिंग जो भी लेक्चर होगा उसमें हम और मल्टीपल टॉपिक्स जो करंट न्यूज में है, उन टॉपिक्स को लेके आएंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सो दैट हम उनको इतना डिस्कस करेंगे सो दैट वी हमारा एक नॉलेज बेस क्रिएट हो जाए कि अगर हमें एक उस पे पैराग्राफ लिखना है वैट में, तो वी आर इजी, हम उसको लिख पाए। और अगर हमारे पास इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पुटअप होता है तो एटलीस्ट हमारा एक नॉलेज बेस बन गया है कि हाँ हमें मालूम है ये है क्या। ठीक है, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट।